डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो है मूल अधिकारों से संबंधित। पिछले वीडियो में मैंने आपको मूल अधिकारों का अर्थ, मूल अधिकारों से तात्पर्य, मूल अधिकारों की विशेषताएं और उनके महत्व के बारे में अवगत कराया था। जैसा कि आपको विदित है, भारत के संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत देश में मूल अधिकारों का प्रावधान इसलिए किया क्योंकि यह भारत के नागरिकों के लिए नितांत अनिवार्य और आवश्यक हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और उनमें कुछ संशोधन करते हुए भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए समाहित किए गए हैं। उसी क्रम में आज के वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 और उसके बाद संविधान द्वारा आप लोगों को जो मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, चूँकि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो बहुत विस्तृत और बहुत विस्तार से समझाए गए हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं: कार्यपालिका और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। यानी भारत की संसद व्यवस्थापिका कार्यपालिका को मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल को भी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायत और जिला बोर्ड, सुधार, न्यास इत्यादि को भी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि को भी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाइयां, एजेंसियों को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में जो विभिन्न उपबंध हैं राज्य में, उन राज्य शब्द में उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा निर्धारित की गई है। इसके पश्चात है अनुच्छेद 13। इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण या उनको कम करने वाली विधियां कानून शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति
अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 14 में इस बात का प्रावधान है, अनुच्छेद 13 में इस बात का प्रावधान है कि अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 राज्य के उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्रदान करता है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, अधिकारों का शोषण होता है, तो उन सभी कानूनों को गैर कानूनी घोषित कर सकता है या उनको अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो ये था अनुच्छेद 12 और 13। अब इसके बाद में है संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, यानी भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कौन कौन से मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, कौन कौन से मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में आपके लिए कौन कौन से अधिकारों का प्रावधान किया गया है, आपके लिए कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि कानून की दृष्टि से राज्य सब नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा। कानून के समक्ष समानता का ये प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें समान लागू करेगा। इस संबंध में आइवर जेनिंग्स का कथन है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। इस प्रकार कानून का समान संरक्षण की जो बात है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका तात्पर्य है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष राज्य समस्त नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। कानून बनाते समय, कानून को लागू करते समय नागरिकों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब, धनी और निर्धन में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्री और पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि औचित्यपूर्ण आधार पर या उचित कारण प्रतीत होने पर इसमें कुछ प्रावधानों में राज्य अलग अलग प्रावधान कर सकता है। जैसा अभी बताया गया कि टैक्स देने के मामले में, कर लगाने के मामले में गरीब और अमीर में भेद किया जा सकता है या किया जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि एक निश्चित इनकम ग्रुप को ही टैक्स के लिए बाध्य किया जाता है, टैक्स देने के लिए बाध्य किया जाता है। जिनकी आय ग्रुप निर्धारित सीमा से कम है उन लोगों को टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए औचित्यपूर्ण आधार पर राज्य इस मामले में कुछ छूट का प्रावधान करता है। इसी प्रकार सुविधाओं की दृष्टि से भी स्त्री और पुरुषों में राज्य भेद करता है।
तो कुल मिला के ये बात है कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष औचित्यपूर्ण कारणों को छोड़कर समस्त प्रावधानों में सबके साथ राज्य समानता का व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कोई भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो या कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, इस आधार पर राज्य व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। कानून यह भी निश्चित करता है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 15 में वर्णित है, 15 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। इसका तात्पर्य यह है कि लोक नियोजन से संबंधित या राज्य ये प्रावधान करेगा, अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान तथा इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरियों व पद प्राप्त करने में भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों को यह भी अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है। साथ ही इस संबंध में भारत के संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए इन नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रावधान को छोड़कर राज्य के अधीन अन्य समस्त नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध और उसका आचरण निषिद्ध है, वर्जित है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, वर्जित किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। इसी क्रम में भारत के संविधान में 1955 में अनुसूचित जाति जनजाति निवारक कानून निवासी का नाम दिया गया, जिसके आधार पर यह कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। अर्थात छुआछूत का निषेध अनुच्छेद 17 में किया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता करना, छुआछूत करना, भेदभाव करना दंडनीय अपराध है और इसको 1955 में कानूनी जामा पहना दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय की शरण ले सकता है। उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय विभिन्न प्रकार की याचिकाओं के माध्यम से उसके अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को निषिद्ध किया गया है, वर्जित किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में ये प्रावधान है कि सेना या विद्या संबंधी उपाधियों या सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक रहेगी या उनको निषेध किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि
प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्यों से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि सिर्फ सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि किसी को प्रदान नहीं करेगा और विदेशों से भी कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है। तो ये था समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। पुनः बता रहा हूँ, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध किया गया है। ये भारत के संविधान में आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं समानता, राइट टू इक्वलिटी के तहत। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें भारत के संविधान द्वारा या भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। मैं आपको इस अवसर पर यह बताना चाहूँगा कि 48वें संविधान संशोधन से पूर्व सॉरी 44वें संविधान संशोधन से पूर्व जिस प्रकार